नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा जो अध्याय है वो अध्याय 5 चल रहा था, जिसमें हमें भूमि स्वामित्व का प्रश्न, बर्नियर तथा अविकसित पूर्व पॉइंट जो है वो हम कर चुके हैं। और आज हम करेंगे एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। इसके अंदर क्या था कि जैसे जो मुग़ल राज्य को निरंकुश रूप से देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन इसके विवरण में कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर भी इशारा करता है। इस समय क्या था कि पूरे विश्व के अंदर जैसे क्या होता था कि शिल्पकार जो होते थे वो अपने जैसे उनको उत्पाद बेहतर बनाने के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि शिल्पकारों के पास जैसे जो उत्पादन होता था उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का जो उनको मुनाफा होता था वह अधिग्रहण कर लेता था, वह राज्य के द्वारा ले लिया जाता था। इसलिए उनका उत्पादन जो था वो पतन की ओर जाने लगा, यानी कि हर जगह पतनोन्मुख होने लगा। और पूरे विश्व में जैसे बहुमूल्य वस्तुएं जो हैं वो भारत में आती थी पूरे विश्व से ही। और क्यों आती थी? क्योंकि सोने और चांदी के बदले इनका निर्यात जो है वो होता था, यानी कि उधर सोना चांदी भेजा जाता था जहाँ से भी बहुमूल्य वस्तुएं आती थी भारत, और जो सोना और चांदी होता था वहाँ उन वस्तुओं के बदले में भेज दिया जाता था। और 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग जो है वो नगरों में रहता था, और पश्चिमी यूरोप का जो भाग था वो नगरीय जनसंख्या का अनुपात से अधिक था। अब जैसे बर्नियर जो हैं उन्होंने मुग़ल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है, और इससे उसका आशय क्या था कि जो शिविर नगर होते थे उनको किस लिए कहा जाता था कि जैसे जो नगर होते थे वो राजा पर आश्रित होते थे, तो उनको राजकीय शिविर भी कहते थे, और राजा के ऊपर जो है वो हमेशा ही निर्भर रहते थे। और जैसे भूमि स्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर ने एक अति सरलीकृत चित्रण भी प्रस्तुत किया है। और जैसे सभी प्रकार के नगर जो हैं वो अस्तित्व में थे, और उस समय के दौरान जैसे व्यापारिक जो केंद्र थे, जैसे उसमें उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि जो हैं वो आते थे। और जो भारत में ऐसे समूह होते थे जिनको महाजन भी कहा जाता था, और उनका जो मुखिया होता था उसको सेठ कहा जाता था। और जैसे अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा ही होता था, जिसे नगर सेठ भी कहा जाता था। अब जो राजकीय जो चिकित्सक होते थे, जो अध्यापक होते थे, जो अधिवक्ता होते थे, जो चित्रकार होते थे, वस्तुविद, संगीतकार, सुलेखक मतलब जो भी लिखने वाले शुद्ध रूप से, वो जो होते थे वो सभी राजकीय प्रशय पर आधारित होते थे। और जैसे अन्य संरक्षणों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जो है वो जीवन यापन करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। अब इसके अंदर जो है वो क्या है कि जैसे जो महिलाएं थी, या फिर जैसे इस समय दास प्रथा बहुत अधिक थी। जो दास होते थे वो इस तरह खुले आम बिकते थे, जैसे कोई वस्तुएं जैसे आलू प्याज टमाटर बेचे जाते हैं, इसी तरह से जो है वो दास बहुत ही सस्ते दामों पर और बहुत ही खुले आम बिकते थे। और जो जैसे कोई भी जाता था इधर उधर, राजा या फिर कोई भी व्यापारी इधर उधर जाता था, तो वो भी भेंट स्वरूप राजा के लिए दास दासियां ही ले जाता था। अब जैसे इब्न बतूता है, जब वो सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दासियां ही खरीदे थे।
अब जैसे उस समय के दौरान सुल्तान की सेवा के लिए जो दास दासियां रखे जाते थे वो क्या कार्य करते थे, वो दासियां जो होती थी वो गायन में निपुण होती थी, यानी कि वो गायन जो है वो करती रहती थी। और अमीरों पर नज़र रखने के लिए भी दासियों को ही नियुक्त किया जाता था, और जो घर के कार्य करवाए जाते थे उनके लिए भी दासों को ही नियुक्त किया जाता था। उस समय के दौरान जैसे जो गरीब व्यक्ति होता था, दासों की कीमत इतनी कम होती थी कि जैसे जो विशेष रूप से जैसे जो गरीब व्यक्ति भी होता था वो भी अपने घरेलू कार्यों के लिए 1-2 दासों को खरीद लेता था। तो उस समय के दौरान जैसे सती प्रथा भी थी, तो बर्नियर ने सती प्रथा की जब दशा को देखा, जैसे उस समय की स्थिति को देखा, तो उसने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। जैसे उस समय की जो प्रथा थी वो बहुत ही दयनीय थी, सती प्रथा जो थी वो बहुत ही दयनीय थी। कुछ महिलाएं जो हैं वो प्रसन्नतापूर्वक भी मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन कुछ को मरने के लिए बाध्य भी किया जाता था। जैसे इसके अंदर एक सती बालिका का विवरण भी आता है कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक जो है वो नहीं थी, कि बलि होते हुए देखी। इस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या जो उसके जैसे एक बूढ़ी औरत या 3-4 ब्राह्मण जो थे वो उसको अपनी आस्तीन के नीचे दबाए जा रहे थे। आस्तीन के नीचे दबाए मतलब कि औरत ने उसको कस के पकड़ा हुआ था और जैसे छिपा करके ले जाते कुछ इस तरह से ले जा रही थी। और जैसे इसमें मतलब कि भी यही भी प्रतीत हो रहा है कि वह इसीलिए भी पीड़ित होगी कि जैसे वो चाहती नहीं थी। तो घातक स्थल की ओर जैसे उसको ले जाया जा रहा था, उसे लकड़ियों पर बिठाया गया और उसके हाथ और पैर जो थे वो बांध दिए गए ताकि वह भाग ना पाए, और इस स्थिति में उसको मासूम प्राणी को जिंदा जो है वो जला दिया गया। तो मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। तो जैसे इसमें बर्नियर का ही ये वृत्तांत है जिसने उसमें मार्मिक वर्णन किया है। तो यानी कि उस समय की जो सती प्रथा थी वो बहुत ही खतरनाक थी। तो आपका जो ये अध्याय है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और रीड करने के बाद जो आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं या फिर बड़े क्वेश्चन हैं जो, और जैसे इसके अंदर जो काल रेखा दी गई है, कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े हैं उसको भी आप अच्छे से जो है वो रीड करके अपनी कॉपी में भी इसको उतार सकते हैं आप। धन्यवाद।